एक लड़की जिसका नाम जेनिफर था। जेनिफर की उम्र 14 साल थी। वो एक आम स्कूल जाने वाली लड़की थी। एक दिन स्कूल के बाहर से एक इसे औरत मिलती है। वो औरत इसे नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले जाती है। जेनिफर जो एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब देख रही होती है, इस चमकती गाड़ी में बैठ जाती है। इसे नहीं मालूम था कि वो गाड़ी इसे न्यूयॉर्क के सबसे बड़े शैतानी महल में ले जाने वाली है। जेनिफर को अपर ईस्ट साइड न्यूयॉर्क में एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पर जेनिफर के साथ रैप किया जाता है। 1 मई 2010 की एक भयानक रात थी। न्यूयॉर्क के मज़ाफ़ात में गिल्को बीच नामी जजीरा था। दोस्तों, रात के 4 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक लड़की जिसका नाम शैनन गिलबर्ट था, वो पुलिस को फ़ोन कॉल करती और इसकी आवाज़ कांप रही होती है और वो सिर्फ एक जुमला बार बार दोहरा रही होती है कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू किल मी। इसके साथ लड़की को हमेशा के लिए दोस्तों खामोश कर दिया, लेकिन वो फिर एक दास्तान बनकर फिर नमूदार होती। जुलाई 2020 की एक दोपहर न्यू जर्सी में एक घर की घंटी बजती है। एक शख्स डिलीवरी बॉय के लिबास में खड़ा है। जज ईस्टर सलास का 20 साल बेटा डैनियल दरवाज़ा खोलता है, लेकिन पार्सल के बजाय इसके सीने में गोलियां मार दी। वो बेटा अपने घर वालों को बचाते हुए अपनी जान की बाजी हार जाता है। दोस्तों, इन तीनों केसेस का आपस में ताल्लुक क्या है? कौन थी जेनिफर जिसको 14 साल की उम्र में रैप का निशाना बनाया जाता है, और शैनन जिसको मार दिया जाता है, और वो जज ईस्टर सलास जिसके घर पर हमला किया जाता है, और हमला करने वाला शख्स भी एक वकील होता है। कहानी कुछ यूं है कि साल है 2002 का, जब जेनिफर को न्यूयॉर्क के सबसे महंगे घर में ले जाया जाता है जो एप्स्टीन का था। जेनिफर ने अपनी गवाही में बताया कि जैसे ही वो इस घर में दाखिल हुई, इसे वहाँ का माहौल बहुत अजीब लगा। वहाँ हर तरफ खामोशी थी, दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीर लगी हुई थी। जेनिफर को यहाँ मॉर्निंग के लिए लाया जाता है, लेकिन वहाँ इसे कोई ना कैमरा मिलता है ना ही कोई रैम्प, बल्कि इसे बराह रास्त एप्स्टीन के बेडरूम में भेज दिया जाता है, जहाँ इस परिंदे ने इसका जिनसी इस्तेसाल किया। जेनिफर बताती है कि जब इसने मज़ामत की तो इसे धमकी दी गई कि एप्स्टीन बहुत असल रसूख रखता है, लिहाजा खामोशी इसके लिए बेहतर है। वक्त गुजरा। 2019 में न्यूयॉर्क में एक नया कानून आया जिसके तहत पुराने केसेस भी खोले जा सकते थे। तो जेनिफर ने सबसे पहली वो लड़की थी जिसने अदालत के सामने खड़े होकर एप्स्टीन का नाम पुकारा था। इसकी गवाही ने बहुत से राजों से पर्दा चाक किया। एप्स्टीन सिर्फ एक गलत इंसान भी नहीं था, बल्कि वो एक सीरियल प्रीडेटर था जो बच्चों का शिकार करता था। जेनिफर की इस जुर्रत ने इन तमाम बड़े नामों के पसीने छुड़वा दिए जो इस वक्त तक खामोश बैठे हुए थे। लेकिन इसके साथ ही शैनन गिलबर्ट दोस्तों कौन थी, जिसने पुलिस को मशहूर 23 मिनट तवील फ़ोन कॉल की थी, जो आज भी नेट पर मौजूद है, जिसके बाद गिल्को बीच की अंधेरी गलियों में वो दौड़ती हुई गायब हो गई। पुलिस शैनन को ढूंढ रही थी, लेकिन इन्हें कुछ और ही मिलने वाला था जिसने सबको दोस्तों हैरान कर दिया। 11 दिसंबर 2010 पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, लेकिन ये डेड बॉडी दोस्तों शैनन की नहीं थी, बल्कि ये डेड बॉडी थी मलीसा की। पुलिस ने जब इस इलाके को मजीद खोदा तो इस जगह के करीब से तकरीबन 3 मजीद लाशें मिली। महज 2 दिन के अंदर 4 लाशों के मिलने से पूरे अमेरिका में दोस्तों कोहराम मच गया। तहकीकात से मालूम हुआ कि शैनन गिलबर्ट गिल्को बीच से मिलने वाली दीगर लड़कियों का ताल्लुक भी इस अंडरग्राउंड सेक्स ट्रैफिकिंग से था, जिसका ताकतवर बादशाह था एप्स्टीन। यह हकीकत पूरे अमेरिका में एक खौफ की दोस्तों अलामत बन चुकी थी। बहुत से तजियाकारों का यह भी मानना था कि
एप्स्टीन और इसके साथियों जैसे कि एक ब्रोनल था, इसने जो सिस्टम बनाया था, इस सिस्टम के राज जो भी जान लेता वो कत्ल कर दिया जाता। वो लड़कियां जिनकी डेड बॉडीज मिली थी वो इस राज को जानती थी, जिनको वीरान साइलों पर ठिकाने लगा दिया जाता है। During the meeting with Brewer, Shannon reportedly began acting irrational. दोस्तों अब सवाल ये है कि जुलाई 2020 को एक जज के घर पर हमला होता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसका ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन के इन राजों से था जो जेनिफर खोल रही थी? इस वाक़े से ठीक 1 साल पहले जेनिफर ने अदालत में एक गवाही दी थी जिसने पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों की नींदें हराम कर दी थी। जेनिफर ने बताया कि इसके पास ऐसे सबूत और याददाश्तें मौजूद हैं जो एप्स्टीन के डॉइचे बैंक के मालियाती लेन देन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों ये वही बैंक है जहां एप्स्टीन ने सारा पैसा जिससे गुजरता था, जहां से तमाम बड़े लोगों को फंड्स मुंतकिल होते थे जो इस घिनौने खेल में शरीके कार रहते थे। अब जरा इन डॉट्स को जोड़िए, इन तीनों वाकयात को देखें। जिस जज के बेटे को कत्ल किया गया यानी एस्थर सलास, इनके पास इस वक्त ऐसा कौन सा दोस्तों केस था? हैरत अंगेज तौर पर हमले से तकरीबन 4 दिन पहले इन्हें एप्स्टीन और डॉइचे बैंक के दरमियान होने वाले मशकूक मालियाती ट्रांजैक्शन की तफ्तीश का केस सौंपा गया था। जेनिफर ये बयान दे रही थी कि बैंक ने जानबूझकर एप्स्टीन की मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग को छुपाया। जज सलास वो खातून थी जो इस मनी ट्रेल को बेनकाब करने वाली थी। अब यहाँ ड्रामाई मोड़ ये था कि जिस शख्स ने जज के घर पर हमला किया था वो एक वकील था जिसका नाम था राय डीन हालैंडर। पुलिस ने इसको मजीद सनसनीखेज बना दिया जब पुलिस ने ये बयान दिया कि इस शख्स यानी राय डीन हालैंडर ने भी खुदकशी कर ली ताकि मामला खुफिया रहे। पुलिस ने तो इसे खुद कशी करार दिया, लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ आता है। इस वकील के पास एक ऐसी लिस्ट मिलती है जिसमें जज सलास का नाम था। दोस्तों असल कहानी ये थी कि इसे हायर किया गया था ताकि जज को ये पैगाम दिया जाए कि अगर तुमने एप्स्टीन की फाइलें खोली तो तुम्हारे अपनों की लाशें इसी तरह गिरेंगी। दोस्तों जेनिफर आज भी जिंदा है इस वक्त, यानी 2026 में भी वो एक टारगेट मानी जाती है। इस केस की पहली गवाह जिसकी ज़िंदगी अभी भी ख़तरे में है क्योंकि वो अब भी इन वीडियोस और इन सबूतों की मौजूदगी का दावा कर रही हैं जो अगर मुकम्मल तौर पर सामने आ गए तो कई ममालिक की सियासत दोस्तों बदल सकती है। लोग आज भी इनसे पूछते हैं कि क्या इनके पास वो ब्लैक बुक या खुफिया रिकॉर्ड मौजूद है जो एप्स्टीन ने अपने पीछे छोड़े थे। दोस्तों ये थे 3 किरदार। दरअसल ये 3 किरदार जुल्म के हकीकी किरदार हैं जो एप्स्टीन नामी एक दरिंदे का शिकार हुए। एप्स्टीन फाइल्स की कहानी का अंजाम क्या होता है? क्या ये फिर इस पर खामोशी छा जाएगी या फिर इंसाफ के इदारे इसको मजीद बेनकाब करेंगे? ये सवाल है दोस्तों जो वक्त थी इसका फैसला करेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।